नमस्कार, राष्ट्रबोध में मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टी.एस. सिंहदेव बाबा एक ऐसा चेहरा है, जब भी बोलते हैं सुर्खियां बन जाते हैं। इन दिनों अलग अलग मीडिया एजेंसी को एक्सक्लूसिव बातचीत कर अपनी इंटरव्यू दे रहे हैं। वो लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे में जो कुछ हुआ, सर्वे में जिन प्रत्याशियों का नाम आया, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि पार्टी आला कमान ने इसी सर्वे को आधार बनाकर टिकट वितरण किया है, लेकिन टी.एस. सिंहदेव बाबा जिस तरह से सरगुजा में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां बात अब पहले वाली नहीं रह गई है। राजनीतिक पंडितों को हैरानी होती रही कि आखिर क्या कारण था कि चुनाव के 2.5 महीना पहले वो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लेंगे, जबकि 2.5 साल पहले वो सीएम बनने पर अड़े हुए थे। एक नहीं, कई बार वो खुलकर मीडिया के सामने कहते रहे कि आला कमान उनके साथ न्याय करेगा। लगातार वो अपना पक्ष रखते रहे, लेकिन अब जब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, चारों तरफ चुनावी माहौल है, ऐसे में निश्चिंत से नजर आ रहे टी.एस. सिंहदेव बाबा के समर्थक इस बात के लिए फील गुड हैं कि यदि सरकार दोबारा बनती है तो उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई कि मौजूदा सीएम भूपेश बघेल ही यदि सरकार बनती है तो दोबारा सीएम होंगे। दरअसल ऐसे असमंजस और संकेतों का राजनीति में खासा महत्वपूर्ण स्थान है। अंदर खाने की जो बातें समझ में आ रही है, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि बीते साल जब अपनी ही सरकार के विरुद्ध इस्तीफा देकर दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहे थे टी.एस. सिंहदेव, तब अचानक ये 2.5 महीना पहले डिप्टी सीएम के लिए कैसे तैयार हो गए। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 5 सालों तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह कहते हुए सैकड़ों बार हमला किया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन बड़े ही जिम्मेदारी के साथ डिप्टी सीएम रहते टी.एस. सिंहदेव बाबा ने साफ तौर पर अपनी सरकार की ओर से यह सर्टिफिकेट दे दिया कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। दरअसल यहाँ ना तो कोई टंग स्लिप हुई थी, और ऐसा भी नहीं है कि टी.एस. सिंहदेव जैसे सुलझे हुए नेता से कोई भूल हो जाए। ऐसा उन्होंने जानबूझकर कहा था। ऐसा माना जा रहा है कि टिकट वितरण में जिस तरह से सरगुजा में उनकी चली है, उनकी रणनीति काम कर गई, और अब आगे भी टी.एस. सिंहदेव की भूमिका को लेकर पशोपेश वाले हालात हैं। फिलहाल सरगुजा संभाग के राजघराने के ये नेता सरगुजा क्षेत्र में ही सीमित हैं। वहां की 14 सीटों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सीतापुर में हालात कुछ जुदा हैं, जहां उनके राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले मंत्री अमरजीत भगत, जो 5 बार जीत चुके थे, उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए। लेकिन स्थानीय जानकारों की माने तो उनके वीडियो वायरल कराने में कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव के समर्थकों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। दरअसल मंत्री अमरजीत भगत भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर किस अहंकार में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा की ओर से खड़े किए गए सैनिक रामकुमार टोप्पो के बारे में यह कह दिया, सैनिक का काम तो बॉर्डर में होता है, नेतागिरी तो खाली उनके लिए बनी है। देश चलाना नेताओं का काम है, राजनीतिकों का काम है, और इस देश में प्रजातंत्र व्यवस्था है। यहाँ सैनिक शासन थोड़े ना है। सैनिक का काम है सरहद में ड्यूटी देने का, देश की सुरक्षा करने का। अपना अपना काम करें। छत्तीसगढ़ की ऐसी बदली सी राजनीति में हमले का जवाब हमला वाली रणनीति अपनाई जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध 2 बड़े हमले किए। हाल में ही मानपुर मोहल्ला जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बुधराम तारम की उनके घर में घुसकर जिस तरह से गोलियां मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ये दावा किया कि उनकी हत्या माता दुर्गा की प्रतिमा रखने के कारण की गई है। दरअसल जिस सरखेड़ा गाँव में बुधराम तारम की हत्या की गई, ये वही इलाका है जहाँ इसी साल 2 जून को माता दुर्गा की प्राचीन प्रतिमा का अपमान किया गया, प्रतिमा को आग के हवाले कर दिया गया, प्रतिमा को तोड़ा फोड़ा गया। इस पर आरोप लगा सरजू टेकाम और उनके साथियों का, और वही सरजू टेकाम ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काट डालने की सार्वजनिक धमकी दी थी। जिस सार्वजनिक मंच से वो ऐसा कह रहे थे, तो बगल में ही कांग्रेस के विधायक इंदर सिंह मंडावी बैठे थे। ये कारण था कि जब बुधराम तारम की हत्या हुई तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई
और अब कांग्रेस की ओर से संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है इस हत्या में भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो। दरअसल यही राजनीति है, हमले का जवाब हमला करना। सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि बस्तर जैसे नक्सली इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के करीब 24 नेताओं को चुन चुन कर जब केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई तो बुधराम तारम की सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई। चुनावी माहौल में ऐसे पलटवार का अर्थ आप समझ सकते हैं। दरअसल किसी भी नागरिक की सुरक्षा का पहला काम राज्य सरकार का होता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, किन कारणों से लगाए गए हैं, वह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मामला बेहद संवेदनशील है। जब आम जनता तक संदेश जाएगा, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे, नवरात्र का समय है, बुधराम तारम ने दुर्गा माता की स्थापना करवाई थी अपने गांव में, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। अब मैं आरोपों वाले दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं। दूसरा मुद्दा है महादेव सट्टा ऐप। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही। महादेव बुक से मिले हुए सट्टे के पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा और उनके ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के घर में जब छापेमारी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा तीखा हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर ही यह आरोप लगा दिया है कि महादेव बुक को केंद्र सरकार परमानेंट बैन क्यों नहीं करती। ऐसे पलटवार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपों का जवाब किस तरह से आरोपों से दिया जा सकता है, किस तरह से हमले का जवाब हमला हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल हमारे देश की राजनीति इसी ढर्रे पर चल रही है, जहां हमारे राजनेताओं को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई हमला करे तो बेहतर होगा कि उस पर पलटवार किया जाए। ऐसे वार पलटवार को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुकी जनता भी खूब समझ रही है। भले ही ऐसे आरोपों में कोई सत्यता हो या न हो, फिलहाल हमारी प्रतीक्षा एक और बड़े आरोप पर है जो आने वाले दिनों में संभावित है। वो एक आपत्तिजनक वीडियो का हो सकता है, जिसमें मौजूदा समय में एक बड़ी पार्टी के कोई प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका एक आपत्तिजनक वीडियो चर्चा में है। बताया जा रहा है कि नामांकन वाले दिन के अगले दिन से वो वीडियो जारी कर दिया जाएगा और किसी महिला से शिकायत भी दर्ज करवाई जाएगी। हालांकि ये सारी बातें अपुष्ट है। आने वाले दिनों में खूब सारे स्टिंग ऑपरेशन, ऑडियो और वीडियो दिखाए जाएंगे, जिससे राजनीति का एक दूषित रूप भी देखने को मिलेगा। ऐसे हालात में भला अपने आप को सभ्य कहलाने वाले लोग राजनीति से कैसे जुड़ेंगे? क्या राजनीति की शुचिता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि साफ सुथरी राजनीति में स्वस्थ आलोचनाएं हो, लेकिन झूठे आरोपों को यदि बढ़ा चढ़ा के बताया जाए और किसी का चरित्र हनन किया जाए तो कहां तक जायज है? हो सकता है कि आरोप सही भी हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि चुनाव से ठीक पहले ही ऐसे वीडियो, ऑडियो और स्टिंग ऑपरेशन क्यों सामने आते हैं? ऐसे आरोपों से तो यही जाहिर होता है कि कोई किसी से कम नहीं है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को जो पहले चरण के चुनाव होंगे, उनके नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में 20 सीटों के चुनाव होंगे, जिसमें 19 पर कांग्रेस का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी का 1 पर कब्जा है। ऐसे हालात में आम जनता भी यह प्रश्न खड़ा कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वापस से कमबैक करेगी? और कांग्रेस के रणनीतिकार भी इसको समझ रहे हैं कि हमारी पहले से कितनी सीटें कम होगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है, 75+ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी बुरी हार पिछले बार हुई थी, उससे ज्यादा बुरा कुछ और नहीं हो सकता। जमीनी हकीकत को समझने वाले और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी 35 से 40 सीटें मिलने की बातें कही जा रही है। अभी चुनाव का माहौल शुरू ही हुआ है। आने वाले दिनों में यह परिस्थिति और आगे बढ़ सकती है, जबकि शुरुआत में ऐसा परसेप्शन बनाया गया था कि कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे है। धीरे धीरे जिस तरह से भाजपा की स्थिति सुधरी है, उससे कांग्रेस के रणनीतिकार भी परेशान है। यही कारण है कि हर दिन आरोप प्रत्यारोप की नई राजनीति हो रही है। वैसे ऐसे आरोपों से जनता को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंतजार जनता को इस बात का है कि फ्री वाली पॉलिटिक्स में अपने घोषणा पत्र से
कौन कितना ज़्यादा सहूलियत या आसान शब्दों में कहूँ तो ढेर सारा रिश्वत देना चाहता है जनता के वोटों को खरीदने के लिए, जनता के ही पैसों को घुमा फिरा कर उसे पैकेज या किसी योजना का जो नाम दिया जाता है उसे हमें समझना होगा कि क्या हमारे देश के लिए ये फ्री वाली पॉलिटिक्स या ढेर सारी सब्सिडी कहाँ तक जायज़ है। इसे आसानी से हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम 110 खर्चा नहीं कर सकते। कुल मिला के घुमा फिरा कर जनता के पैसों को जनता को लौटाने का काम ही फ्री वाली पॉलिटिक्स का नाम है। इसके लिए ढेर सारे कर्जे और बिना योजना वाली चाल भी चली जाती है, जिसे हमें खूब समझना होगा कि क्या वास्तव में ऐसी योजनाएं, ऐसी घोषणाएं, ऐसे प्रलोभन हमारे लिए जायज़ है। क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या इसके विरुद्ध भी कोई कानून बनाना चाहिए? इस पर आपको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और साफ सुथरे लोगों को राजनीति में आगे आपको प्रमोट करना होगा, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ऐसे बुरे लोगों को पहचानना होगा और अच्छे लोगों को आगे लाना होगा। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।